लोक व्यवहार अध्याय 18 मनुष्य क्या चाहता है। क्या आपको भी ऐसे करिश्माई वाक्य की खोज है जो बहस को समाप्त कर दे, सद्भावना तथा मैत्री कायम कर दे तथा सामने वाले को आपकी बात ध्यान से सुनने के लिए मजबूर कर दे? बिल्कुल, यह रहा वह करिश्माई वाक्य। मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देना चाहता। यदि आपकी जगह मैं होता तो निस्संदेह ऐसा ही सोचता तथा ऐसा ही करता। इस प्रकार के शब्दों से कठोर दिल वाला आलोचक भी मोम की तरह पिघल जाएगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो एकदम सही कहते हैं। अल कोपिन का ही उदाहरण ले। यदि आपके पास उसके जैसा शरीर, दिमाग तथा स्वभाव होता, वैसा ही वातावरण मिलता, वैसा ही अनुभव मिलते, तो निश्चित रूप से आप वैसा ही हो जाते जैसा वह था। इन्हीं सब बातों के कारण ही तो वह अल कोपेन बन गया। एक और उदाहरण, यदि आप सांप या मगरमच्छ नहीं हैं तो इसका मुख्य कारण केवल इतना सा है कि आपके माता पिता सांप या मगरमच्छ नहीं थे, इंसान थे, तो आपको भी इंसान ही बनना था। आप जो कुछ भी हैं इसका श्रेय आपको न के बराबर जाता है। लोग असभ्य, चिड़चिड़े, अतार्किक होते हैं, इसमें भी उनका दोष बहुत कम होता है। हमें उन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। स्वयं से कहिए, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मैं उसकी जगह पर नहीं हूँ। जितने लोगों से आपका सामना होता है उनमें से ज़्यादातर तो सहानुभूति, प्रेम, सराहना आदि के भूखे हैं। एक बार मैंने लिटिल वुमेन की लेखिका लुइसा मे अल्कॉट पर एक रेडियो वार्ता प्रस्तुत की। मुझे मालूम था कि वे मैनचेस्टर के कॉनकॉर्ड में रहती थी। वहीं रहकर उन्होंने अपना लेखन किया था, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं उनसे न्यू हैम्पशायर के कॉनकॉर्ड में मिला था। यह गलती मैंने 2-3 बार की। इसके बाद मेरे पास ढेरों पत्र तथा टेलीग्राम आदि आ गए जिनमें मेरी गलती के लिए बहुत भला बुरा कहा गया था। कॉलोनियल डेम, जो कॉनकॉर्ड में बरी हुई थी और अब फिलाडेल्फिया में रहती थी, उसने मुझ पर गुस्से के सारे तीर छोड़ दिए। यदि मैंने यह कहा होता कि मिस अल्कॉट न्यू गिनी की नरभक्षी हैं, तो भी इससे ज़्यादा मेरा अपमान नहीं कर सकती थी। उसका पत्र पढ़ने के बाद मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया तथा कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी उससे नहीं हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे बता दूं कि मैंने केवल भूगोल संबंधी भूल की है, लेकिन उसकी भूल मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसे तो मानवीय संबंधों की जरा से भी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। खुद पर नियंत्रण रखा। अनुभव किया कि कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। अधिकतर मूर्ख यही तो करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। मुझे मूर्खों की श्रेणी से ऊपर उठना था, इसीलिए उसकी दुश्मनी को दोस्ती में परिवर्तित करने का निश्चय किया। यह मेरे लिए एक चुनौती भरा खेल था। मैंने स्वयं से कहा, उसकी जैसी परिस्थिति में शायद मैंने भी ऐसा ही पत्र लिखा होता है। मैंने उसके नज़रिए के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाया। अगली बार जब फिलाडेल्फिया गया तो उसे फ़ोन किया गया और फिर हमारी बातचीत इस प्रकार हुई। मैं बोला, श्रीमती डेम, कुछ हफ्ते पहले आपने मुझे एक पत्र लिखा था, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह बोली शालीनतापूर्वक लहजे में, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोला, आपके लिए मैं अजनबी हूँ। मेरा पूरा नाम डेल कार्नेगी है। कुछ समय पूर्व आपने लुइसा मे अल्कॉट पर मेरी रेडियो वार्ता सुनी थी। मुझसे एक भूल हो गई थी कि लुइसा मे अल्कॉट हैम्पशायर की कॉनकॉर्ड में रहती थी। वाकई में यह मूर्खतापूर्ण गलती थी, इसीलिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी गलती बताने के लिए समय निकाला। वह बोली, मिस्टर कार्नेगी, इतना कड़क पत्र लिखने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद आपसे क्षमा चाहती हूँ। सही में मैं कुछ ज़्यादा ही आपा खो बैठी थी। मैं बोला, अरे नहीं, आप क्या कह रही हैं? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। किसी स्कूली बच्चे को भी इतना ज्ञान जरूर होगा। हालांकि उस वार्ता के अगले रविवार को मैंने रेडियो पर माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए आपको फ़ोन किया। वह बोली, मेरा जन्म मैनचेस्टर के कॉनकॉर्ड में हुआ था। मेरा परिवार करीब 2 सदियों से वहाँ का महत्वपूर्ण परिवार रहा है और इसीलिए अपनी जन्मभूमि पर मुझे बहुत गर्व है। यही कारण था कि यह सुनकर मैं इतनी परेशान हो गई कि मिस अल्कॉट हैम्पशायर में रहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिखे पत्र पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं बोला, लेकिन जितनी शर्मिंदा आप हैं उनसे कहीं ज़्यादा शर्मिंदा मैं हूँ। मेरी वजह से मैनचेस्टर को इतनी चोट नहीं पहुँची जितनी कि मुझे पहुँची है। जब आप जैसे सांस्कृतिक लोग रेडियो पर बोलने वाले को पत्र लिखने का समय निकालते हैं तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि भविष्य में भी आप मेरी गलतियों से अवगत कराने का कष्ट करेंगे। वह बोली, जिस प्रकार से आपने अपनी आलोचना को स्वीकार किया है, मैं खुद को धन्य मान रही हूँ कि आप जैसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिला। मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक बार आप जैसे भले इंसान से मिल सकूं।
मैंने उस महिला के नज़रिए के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी तथा माफ़ी मांगी थी, इसलिए उसने भी मेरे नज़रिए के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने क्रोध पर काबू रखकर संतोष पाया तथा साथ ही अपमान के बदले दया दिखाने का सुख भी पा लिया। उसे नदी में कूदने का सुझाव देने के स्थान पर मुझे अपना प्रशंसक बनाने में अधिक आनंद की अनुभूति हुई। व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रत्येक प्रेसिडेंट के सामने मानवीय संबंधों को समझने की दुखदायी समस्या हर दिन आती है। प्रेसिडेंट टैफट के सामने भी ऐसी समस्या कई बार आई थी। अनुभवों ने उन्हें सिखा दिया कि कटु भावनाओं को सहानुभूति से बेअसर किया जा सकता है। पुस्तक में टैफट कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक निराश तथा महत्वाकांक्षी मां के गुस्से को शांत किया। टैफट बताते हैं, वाशिंगटन की एक महिला मेरे पास आई और 6 सप्ताह तक लगातार मुझसे कहती रही कि मैं उसके बेटे को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर लूं। शायद उसके पति की कुछ राजनीतिक जान पहचान भी थी। इसी वजह से उसने कई सेनेटर्स तथा संसद सदस्यों की मदद ली थी। उसने यह बात भी निश्चित कर ली थी कि वे सब उसके समर्थन में बोले, लेकिन मैंने किसी और व्यक्ति को उस पद पर रख लिया क्योंकि उस पद के लिए तकनीकी योग्यता की बहुत आवश्यकता थी। मैंने ब्यूरो प्रमुख के अनुशासन का पालन किया था। इसके बाद उस मां ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि मैं बहुत कृतघ्न हूँ, मैंने उसकी खुशियाँ छीन ली है। यह भी शिकायत की कि उसने अपने स्टेट डेलीगेशन के साथ मेहनत करके एक प्रशासनिक विधेयक के लिए सारे वोट जुटा लिए थे जिसमें मेरी बहुत दिलचस्पी थी और बदले में मैंने उसे यह पुरस्कार दिया। उसने बहुत उलाहने दिए। जैसे ही आप इस तरह का कोई पत्र प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही बात आती है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आया हो। तुरंत आप कागज कलम लेकर जवाब लिखने बैठ जाते हैं, लेकिन आप समझदार हैं तो उस पत्र को अलमारी में रखकर ताला लगा देते हैं। फिर जब 2-4 दिन बाद आप दोबारा उस पत्र को पढ़ते हैं तब तक सारे गुस्से पर काबू पा चुके होते हैं। समझदार तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति ऐसा ही करता है। मैंने भी यही रास्ता अपनाया। मैंने एक विनम्रता पूर्वक पत्र लिखा कि मैं समझता हूं कि मां होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन इस नियुक्ति के लिए मेरी व्यक्तिगत भावनाओं की कोई स्थान नहीं था। मैंने आशा व्यक्त की कि उसका पुत्र वर्तमान पद पर रहते हुए भी ऊंची उपलब्धियां हासिल करेगा। उस महिला का गुस्सा शांत हो गया और उसने एक और पत्र लिखकर मुझसे माफी मांगी। लेकिन जो नियुक्ति मैंने की थी, संसद की पूरी मंजूरी मिलने में मुझे कुछ समय लग गया। मुझे एक और पत्र मिला जिसे उसके पति के नाम से लिखा गया था। उसकी लिखाई महिला द्वारा लिखे पत्रों जैसी ही थी। इस पत्र में मुझे यह जानकारी दी गई कि वह महिला इतनी निराश हो गई कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसे आमाशय का कैंसर हो गया। क्या मैं अपने द्वारा सुझाए गए पहले नाम को वापस लेकर उसके बेटे को नियुक्ति देकर महिला को स्वस्थ नहीं करना चाहूँगा? मैंने एक और पत्र लिखा। इस बार यह पत्र उसके पति को लिखा कि शायद टेस्ट के बाद उसका कैंसर गलत साबित हो जाए। मैंने सहानुभूति व्यक्त करते हुए लिखा कि दिल से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी पत्नी को शीघ्र ठीक कर दे, लेकिन मैं अपने सुझाए गए नाम को वापस नहीं ले सकता। मेरे सुझाए नाम को संसद में मंजूरी मिल गई। पत्र मिलने के 2 दिन बाद हमने व्हाइट हाउस में एक संगीत समारोह रखा। सबसे पहले मुझे तथा मिसेस टैफ्टू को जिसने बधाई दी वह वही पत्नी थी। हालांकि यह महिला हाल ही में गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर में पड़ी थी। जिम मैग्नम ओक्लाहोमा के टुल्सा में लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी के प्रतिनिधि थे। उनके पास टुल्सा के एक बड़े होटल में लिफ्ट के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। मैनेजर चाहता था कि होटल की लिफ्ट 2 घंटे से ज़्यादा बंद न हो क्योंकि इससे ग्राहक को परेशानी हो सकती थी। लिफ्ट की मरम्मत में आध घंटे का समय जरूर लगता। मेंटेनेंस कंपनी में विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा होटल की सुविधा अनुसार उपलब्ध नहीं रहा करता था। मिस्टर मैग्नम ने कुशल मैकेनिक को तैयार कर लिया। उन्होंने होटल मैनेजर को फ़ोन किया और उससे इच्छा अनुसार समय के लिए बहस के स्थान पर ये बातें की। रिक, मुझे मालूम है कि आपका होटल हमेशा व्यस्त रहता है। आप नहीं चाहते कि लिफ्ट बंद होने से आपके ग्राहकों को परेशानी का सामना करने पड़े। हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन यदि लिफ्ट अभी ठीक नहीं कराई गई तो बाद में इसकी मरम्मत में और भी अधिक समय लग सकता है। आप यह बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके ग्राहकों को कई दिन तक असुविधा का सामना करना पड़े। मैनेजर समझ गया कि कई दिनों की असुविधा से कुछ घंटे की परेशानी ठीक है। ग्राहकों की खुश रखने की मैनेजर की इच्छा के साथ सहानुभूति जताकर मिस्टर मैग्नम ने होटल के मैनेजर से बिना किसी कटुता से बात मनवा ली।
मसूरी के सेंट लुइस में पियानो टीचर जॉयस नॉरिस ने मुझे अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार उन्होंने किशोरियों की समस्याओं को सुलझाया। उसकी कक्षा में एक बेबेट नाम की लड़की थी। उसके नाखून कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। पियानो बजाने का उचित प्रशिक्षण लेने में लंबे नाखून बड़े बाधा साबित होते हैं। मिसेज नॉरिस ने मुझे बताया, मुझे पता था कि लंबे नाखून अच्छे पियानो वादक के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और वह लड़की कुशल पियानो वादक बनना चाहती थी। पहले मैंने उसके नाखून के विषय में कोई बात नहीं की। मुझे पता था कि वह किसी हालत में नाखून काटना नहीं चाहेगी। उसने अपने नाखून को बड़े जतन से बढ़ाया था। मुझे लगा कि अब चर्चा करने का सही समय आ गया है, इसीलिए उससे कहा, बेबेट, तुम्हारे हाथ बहुत आकर्षक है और नाखून सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन यदि नाखून थोड़े छोटे होते तो तुम ज़्यादा अच्छी तरह पियानो बजा पाओगी। इसी बारे में ज़रूर सोचना। उसके चेहरे से निराशा साफ झलक रही थी। नाखून के बारे में उसके माँ से भी बातें की, वहाँ भी नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। बात साफ थी कि बेबेट के खूबसूरत लंबे नाखून उसके लिए बहुत महत्व रखते थे, जैसा उसकी अनमोल संपत्ति हो। अगले हफ्ते बेबेट दूसरे सबक के लिए कक्षा में आई तो यह देखकर मैं चकित रह गया कि उसने अपने नाखून छोटे कर लिए थे। मैंने उसकी सराहना की कि वाकई इतनी प्यारी चीज को कटवाकर उसने बहुत त्याग किया है। मैंने उसकी माँ को भी बेटी को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद दिया। माँ का जवाब था, अरे नहीं, ये तो बेबेट ने अपनी मर्जी से काटे हैं और ऐसा पहली बार है जब उसने किसी के कहने पर नाखून छोटे किए हैं। मिसेज नॉरिस ने बेबेट को ना ही धमकाया और न ही यह कहा कि वह लंबे नाखून वाली विद्यार्थी को पियानो नहीं सिखा सकती। उसने बेबेट को यही बताया था कि उसके नाखून बहुत सुंदर हैं। उन्हें काटकर उसने बहुत बड़े त्याग का परिचय दिया था। सॉल हुडॉक अमेरिका के पहले दर्जे के इम्प्रेसेरियो थे। लगभग आधी सदी तक उनका वास्ता ऐसे कलाकारों से रहा जिनमें इसोडोरा डंकन तथा पाब्लोआ जैसे मशहूर कलाकार शामिल थे। इन सनकी सितारों से व्यवहार करने की जो पहली बात उसने सीखी वह यह था कि उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाए। 3 सालों तक वे ऐसे कलाकारों के इम्प्रेसेरियो थे जिन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा से सारी दुनिया को रोमांचित कर दिया था, लेकिन चलियापिन बिगड़े बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। यह बड़ी समस्या थी। मिस्टर हुडॉक के अनुसार वे किसी तूफान से कम नहीं थे। उदाहरण दिया, चलियापिन मिस्टर हुडॉक को संगीत कार्यक्रम के दिन दोपहर को बुलाकर कहने लगते, शॉल, मेरी तबीयत खराब है और गला कच्चे हैमबर्गर की तरह हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आज रात के कार्यक्रम में मैं गाना गा पाऊंगा। लेकिन क्या मिस्टर हुडॉक उनसे बहस करते थे? मतलब ही नहीं। वे जानते थे मैनेजर को अपने कलाकार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे चलियापिन के होटल पहुंचते थे और सहानुभूति भरे लहजे में अफसोस जताते हुए कहते, बड़े दुख की बात है कि रात को आप गा नहीं पाएंगे। मैं तुरंत इस कार्यक्रम को रद्द कर देता हूँ। आपको $2000 का नुकसान जरूर होगा, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बची रहेगी। चलियापिन आह भरते हुए कहता, देखो, शाम तक रुक जाओ, 5 से 5:30 बजे के करीब आ जाना। हो सकता है मेरी हालत में कुछ सुधार आ जाए। फिर वह महान गायक गाने के लिए शर्त पर तैयार हो गया कि मिस्टर हुडॉक मंच पर घोषणा कर दे कि चलियापिन को जुकाम हो रहा है और उनका गला भी ठीक नहीं है। मिस्टर हुडॉक भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते, क्योंकि जानते थे कि इन सनकी गायक को नई तरीका आजमाकर ही गाने के लिए राजी किया जा सकता है। अपनी शानदार पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में डी आर्थर आई गेट्स ने लिखा है, पूरी मनुष्य जाति सहानुभूति की भूखी है। बच्चा अपनी चोट कई बार दिखाता है और कभी जबरदस्ती चोट मार भी लेता है जिससे दूसरों की सहानुभूति बटोर सके। वयस्क भी अपनी चोटें दिखाते हैं, दुर्घटना के किस्से सबको सुनाते हैं, अपनी बीमारी का दर्द सबको बताते हैं। अपने काल्पनिक तथा वास्तविक कष्टों के लिए आत्मदया दिखाना काफ़ी हद तक पूरी मानव जाति के स्वभाव में है। यदि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो इस नुस्खे पर जरूर अमल करें कि सामने वाले व्यक्ति के विचार तथा इच्छाओं के बारे में सहानुभूति जरूर दर्शाएं। धन्यवाद।